हेलो एवरीवन। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम यहाँ पर भूगोल एवं आपदा प्रबंधन के कुछ और नए विषय वस्तुओं को पढ़ने वाले हैं। आप सभी के द्वारा लगातार यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स को लेकर एक नियमित रूप से अभ्यास, नियमित रूप से स्टडी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है आपके चाहे आईएएस का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, दोनों में यहाँ पर लगातार इसके कह सकते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन आपको अलग अलग विषयों से रिलेट करके रहे हैं। साथ ही दूसरे एस्पेक्ट अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स को ना सिर्फ आप करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से पढ़ें, बल्कि करंट अफेयर्स के कई ऐसे टॉपिक हाईलाइटेड जो रहते हैं वो करंट अफेयर्स के एज अ क्वेश्चन ना बन के वहां पे जीएस के इंटरलेट क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो अपना तरीका है उसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर करंट अफेयर मस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको करंट और जीएस दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको ये समसामयिक घटनाक्रम से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो भी चीजें, चाहे हम अपने पर्यावरण को पढ़ा, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से यहाँ पर डेली बेसिस पर देखना है, रिवीजन करना है और इससे इंटररिलेटेड जो टॉपिक है, जो करंट के कारण चर्चा का विषय बन रहे हैं, उनका जीएस भी साथ साथ आपको स्टडी करनी है। करना यह है कि जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जो भी यहाँ पर बेसिक कह सकते हैं फंडामेंटल जितना हो सकता है मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद उनकी डिटेलिंग और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप जीएस में जाकर रिवीजन जरूर कर लें। तो करंट और जीएस साथ साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोसेस चलेगा जिसका फायदा आपको एग्जाम में यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज के अपनी श्रृंखला में। देखिए यहाँ पर एक और घटना ज्वालामुखी के बारे में आप भूगोल में यहाँ पर पढ़ते हैं। इंडोनेशिया में हाल ही में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ जिसको आप कहते हैं मेरापी। तो ध्यान रखिएगा ये ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। और इस घटना के संदर्भ में देखिए हुआ क्या है। मेरापी जो कि एक अग्नि पर्वत जिसको हम कहते हैं, इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय है। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया का वो मेरापी है और इसमें कई बार यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं। इस ज्वालामुखी का जो उद्गार कह सकते हैं कि आपका 2.911 मीटर तक यहां पर हुआ और इसमें निम्न भाग में सघन वनस्पतियों के साथ यहां पर खड़ी ढलानें भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। देखा जाए तो ये जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया में वहां पर ये स्थित है और ये इसकी सांस्कृतिक राजधानी भी है इंडोनेशिया की, याग्याकार्टा के केंद्र के पास स्थित है। 2010 में इसके अंतिम बड़े विस्फोट में 347 लोग मारे गए थे और 20,000 ग्रामीण जो होते थे यहां से विस्थापित हुए थे। अर्थात इससे पहले जो इसका सबसे बड़ा जो विस्फोट हुआ था 2010 में हुआ था। बीच में छोटे मोटे विस्फोट होते रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए 270 मिलियन लोगों का एक द्वीप समूह है इंडोनेशिया में, ये जावा द्वीप। भूकंप ज्वालामुखी यहाँ पर देखा जाए तो गतिविधियों के लिए प्रवण है, क्योंकि ये देखा जाए तो अग्निवलय जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रिंग ऑफ फायर का एक क्षेत्र है के पास यहाँ पर ये स्थित है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय भ्रंश रेखाओं की श्रृंखला के आसपास घोड़े की नाल के आकार में आपको देखने को मिलता है। और जावा द्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी से मेरू पर्वत में दिसंबर 2021 में हुए विस्फोट में 48 लोगों की मौत हुई थी और 36 लोग यहाँ पे लापता हुए थे। तो यहाँ पर जो ये रिंग ऑफ फायर की जो बात कर रहे हैं, घोड़े की नाल की आकृति के प्रशांत महासागर में की उपस्थिति देखने की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपको प्रशांत महासागर है, ठीक है। और प्रशांत महासागर आप अगर देखें यहाँ पर इसे पैसिफिक प्लेट कहते हैं। जो ये एरिया आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैसिफिक प्लेट है और इस पैसिफिक प्लेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये एरिया जो ब्लैक एंड रेड वे में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही है आपका रिंग ऑफ फायर की संज्ञा इसे यहां पर दी जाती है, क्योंकि यहां पर जो प्लेटें हैं वो उनके कह सकते हैं कि आपके दो कह सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे, जैसे एक तरफ यहाँ पे यूरेशियन यहाँ पे आपको प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन यहाँ पे आपको प्लेट है, ये आपको पैसिफिक प्लेट है, इधर आपका अंटार्कटिका प्लेट है और इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो ये सारी जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर जब मर्जअप की होती हैं तो वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट की यहाँ पे घटनाएं इसी कारण से इन एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्र जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जावा जो ट्रेंच है, जावा द्वीप है, ये मेरापी है जहां पे विस्फोट हुआ था अभी हाल ही में। इसके अलावा डेम्पो, कराकाटवा और सेमुराई, ये आपको 4 क्षेत्र हैं जहां पे जावा ट्रेंच में आपको सबसे ज्यादा एक भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा फिलीपींस में आप देखें तो ताल और मायोन यहाँ पे जो है ये 2 क्षेत्र हैं जहां पे फिलीपींस में आपको एक विस्फोट की स्थिति देखने को मिलती है। ये आपको यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे जो स्थिति यहाँ पर जो पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे जो मर्ज होती हैं तो क्लाइस्टुकेव नामक यहाँ पर आपका एक
ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 3 ज्वालामुखी विस्फोट आपको इस एरिया में यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक है शाल्दिन, एक है पावलोव और एक है कटमाई। इसी तरीके से यहाँ पे रेनियर है, सेंट हेलेंस है और लासान है, जो कि 3 आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 यहाँ पर आपको अंदर देखने को मिलेंगे, किलाउआ और मौनालुआ, ये आपको हवाई द्वीप के में देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा एक तरीके से आपको विस्फोटक की स्थितियां इसमें हैं। इसके अलावा नकारागुआ और राउफेउ, ये आपको 2 यहाँ पर आपको ज्वालामुखी विस्फोट की स्थितियां हैं। इसके अलावा आप देखें तो इस एरियाज में भी आपको अच्छे खासे यहाँ पर आपको ज्वालामुखी विस्फोटों की घटनाएं देखने को मिलती है। पैरिक्यूटिन है, पोपो काटे पेटल है, इजालाकुआ है, पोआस है, इसी तरीके से यहाँ पे सॉफ्रियन है, इसे यहाँ रुएज है, पोकारा है, कोटापैक्सी है, मिस्ती है, अजूरफ्रा है और ओसोरानो है। तो यहाँ पर आप देखें तो अच्छे खासे यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोटक यहाँ ये है कि सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड वे में रहते हैं, जैसे कि मोनालोआ का हो गया और मेरापी यहाँ पे हो गए, यहाँ पे मायोन हो गए। तो यहाँ पे कुछ जो लगातार काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चा का विषय रहते हैं, लगातार विस्फोटक की स्थिति आपको बनती है। ज्यादातर आपको ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं वो इन क्षेत्रों में रिंग ऑफ फायर के कारण ही आपको देखा जाता है। पूरे एरियाज में आपको ये ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। चलिए, इसलिए देखिए यहाँ पे मैपिंग इसलिए भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। ज्वालामुखी जब भी आप भूगोल इत्यादि को आप पढ़ते हैं तो वहां पर मैप के थ्रू पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उनको आप भूगोल में ज्योग्राफी के मैप जो होती है, एटलस सबके पास आपके पास होगी, वहां पर जरूर देखें जो भी घटनाक्रम हुए हैं, जो भी चीजें डेवलप हुई हैं, कहां पर किस क्षेत्र में, क्योंकि ये चीजें आपको ध्यान में रखना कह सकते हैं याद आपको ज्यादा रहेगा कि कहां पर किस तरह का घटनाक्रम है, बजाय आपको चीजों को पढ़ने। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इमेजेस और चित्र किसी का याद रखना काफी आसान रहता है। इसलिए चित्रात्मक शैली को अपनाएं पढ़ते समय, यह आपको काफी फायदेमंद रहेगा। चलिए आगे यहां पर देखते हैं। देखिए, उड़ीसा में भीषण एक वनाग्नि की घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला है और भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा राज्य में मार्च 2023 में 642 घटनाओं के साथ देश में आग की भीषण घटनाएं यहां पर देखने को मिली। तो 642 घटनाएं देखने को मिली हैं और वर्तमान में देखा जाए तो वनाग्नि की जो घटनाएं वो लगातार आपको अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर हो भी रही हैं। इसमें अचानक काफी वृद्धि हुई है और राज्य के वनों में वनस्पतियों और जीवों का यहाँ पर व्यापक नुकसान हुआ। क्योंकि जब भी आपको वनों में आग लगती है तो ये ऐसा नहीं है कि 1-2 पेड़ तक रहेगी, कई किलोमीटर तक यहाँ पर आपको फैल जाती है। उस दायरे में जितनी भी वनस्पतियां होंगी वो यहाँ पर जलकर नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो जीव जंतुओं का पर्यावास होता है वो नष्ट होता है। इसके अलावा जो जीव जंतु भी अगर वहां पे फंस गए हैं उनकी भी यहाँ पर आपको नुकसान होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वनाग्नि की घटनाओं के कारण लगातार आपको देखने को मिला है। कुछ तथ्यात्मक जानकारी इसमें दी गई है, जैसे कि ओडिशा में नवंबर 2022 से लेकर अब तक 871 बड़ी वनाग्नि घटनाएं हुई हैं और इनका अपना एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ पे बताया गया है। सबसे ज्यादा के क्रम में अगर देखा जाए तो उड़ीसा यहाँ पे 871 है। उसके बाद आप देखें तो आंध्र प्रदेश का 754 है, कर्नाटक 642, तेलंगाना 447, मध्य प्रदेश 316 का यहाँ पर स्थान आता है। तो वनाग्नि की सर्वाधिक जो घटनाएं हैं वो उड़ीसा में हुई है, पहला स्थान उसका है। ठीक है, ध्यान रखिए कई बार यहाँ पर क्रमबद्धता के आधार पर रैंकिंग इस तरह की चीजें भी पूछ ली जाती हैं, तो 1 2 3 4 इनका क्रम ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 में बताया गया कि राज्य में 51,968 वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पर आपको हुई हैं। इसके अलावा मयूरभंज जिले के सिमलीपॉल राष्ट्रीय उद्यान में भीषण आग भी लग गई थी, जो एशिया के प्रमुख यहाँ पर जीव मंडलों में से यहाँ पर आपका एक है। तो ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिमलीपॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। वनाग्नि को झाड़ी और वनस्पति की आग या जंगल की आग भी कहा जा सकता है। इसे जंगल, चारागाह, ब्रशलैंड या टुंड्रा जैसे प्राकृतिक स्थल में किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन या पौधों के जलना के रूप में यहाँ पर वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो अगर वनाग्नि की जो घटना है उसके संदर्भ में यहाँ पर इन क्षेत्रों में आपको आग लगने की जो घटनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं। और लगती क्यों है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये प्राकृतिक ईंधन के तौर पे काम करती हैं, जिसके कारण जैसे कि हवा जो स्थलाकृति है ये पर्यावरण कारक है, जिसके आधार पर ये तेजी से यहाँ पर फैलने लगती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक। यहाँ पे काफी तेजी से वनों में आग लगती है या घटनाक्रम जैसे जैसे होते हैं। अब देखिए, वनों में जब आग लगता है तो वनों की स्थिति जो होती है भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एक तो वन की स्थिति, सघनता क्या है, कितने आसपास उपस्थित है, प्लस हवा की सोर चल रही है, और इसके कारण जो होती है ना आग आपको बहुत तेजी से फैलती है।
अब यहाँ पर ये उड़ीसा का आप मानचित्र देख रहे हैं प्राकृतिक स्तर के आधार पे, और ये जो जितना ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये उड़ीसा में पाए जाने वाले वनों की स्थिति है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छा खासा यहाँ पर आपको वनों की एक स्थिति आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हमने कहा कि सिमलीपाल यहाँ पर है, सिमलीपाल जो आपका बात की गई थी कि राष्ट्रीय उद्यान की एक बात है, तो ये यहाँ पर देखिए आप ये स्थिति है, ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की एक स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए गाहिर माथा है, ये एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि उड़ीसा में और ओलिव रिडले यहाँ पर कछुओं का एक प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर है जो लगातार हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, तो इस एरिया को भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। और वनों की में आग लगने की घटनाओं के कारण देखिए ये वन क्षेत्र आपस में देखिए यहाँ पे काफी सघनता की स्थिति है, यहाँ पर आपको वन है, यहाँ पर आपको वन है और ये एरिया वन है, और इनके कारण यहाँ पर ये घटनाएं लगातार आपको हुई हैं। चलिए बात करते हैं अगला, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र के लिए सीईए का विनियमन आया है। क्या है, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में विद्युत लाइनों के निर्माण के संदर्भ में विनियमन यहाँ पे जारी किया गया है 2023। देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के माध्यम से विद्युत लाइनों को भूमिगत या ओवरहेड किया जाना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड हैं वो लुप्तप्राय की श्रेणी में रखे गए हैं और खतरे के मुद्दे को यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मामले में आलोक में यहाँ पे विनियमित किया जा रहा है उन्हें, और क्योंकि ऑलरेडी लुप्तप्राय हैं, विद्युत लाइनों में फंसने के कारण उनकी और भी यहाँ पर डेथ हो रही है, तो ऐसी चीजों में उनको बचाव के संदर्भ में यहाँ पर विद्युत लाइनों को ठीक किए जाने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उससे कम की सभी विद्युत लाइनें भूमिगत होंगी, और जबकि 33 केवी से ऊपर की लाइनें बर्ड फ्लाइट डायवर्टर के साथ यहाँ पर ओवरहेड लाइनें निर्धारित की जाएंगी। डायवर्टर का जो उद्देश्य है पक्षियों के लिए विद्युत लाइन दृश्यता में सुधार करना और टक्कर के जोखिम को यहाँ पर कम करना है। थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र के बारे में। देखा जाए तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का देखिए ये राजकीय पक्षी है और इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय यहाँ पे पक्षी माना जाता है। इसमें देखा जाए जो प्रमुखता घास के जो मैदान है उनकी प्रजाति यहाँ पर देखा जाए तो इन घास के मैदानों में ज्यादातर यहाँ पर आपको पाए जाते हैं, चारागाह परिस्थिति इनके लिए सबसे बेहतर होती है। इनकी अधिकतम जो आबादी है वो आपको देखिए तो राजस्थान गुजरात तक यहाँ पर सीमित है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको देखा जाए तो महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी ये थोड़ी बहुत संख्या में आपको पाए जाते हैं। तो इनके क्षेत्र ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर इनकी उपस्थिति है। राजस्थान का राजकीय पक्षी है, इसके साथ साथ राजस्थान गुजरात में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा अगर देखा है महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र में भी इनकी उपस्थिति है। खतरे के लिए जैसे हमने कहा विद्युत लाइनों से टकराव, इलेक्ट्रोक्शन, शिकार जैसे अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, आवास का नुकसान, व्यापक कृषि विस्तार, इसके कारण इनके जो पारिस्थितिक क्षेत्र हैं वो यहाँ पे नष्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ इनका शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके कारण भी यहाँ पर देखा जाए इनकी संख्या कम हुई है। सुरक्षा की स्थिति के मद्देनजर अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जिसे हम IUCN की रेड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखे गए। इसी तरीके से वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन जिसे हम साइट्स के नाम से जानते हैं उनकी परिशिष्ट वन में इन्हें शामिल किया गया है। प्रवासी भारतीयों के संरक्षण और अभिसमय अर्थात CMS में अगर देखा जाए तो इन्हें परिशिष्ट वन में ही शामिल किया गया है और भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तहत इन्हें अनुसूची 1 के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया गया है। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखते कैसे हैं वो यहाँ पर आप इमेज के थ्रू इन्हें देख सकते हैं। तो ये है आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और देखा जाए तो ये एक सिर्फ है, देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कई अलग अलग यहाँ पे आपको स्वरूप भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से ये एक है। चलिए अगला यहाँ पे जो न्यूज है वो है राप्ती नदी के मगरमच्छों के संदर्भ में। ये यहाँ पे चर्चा का एक विषय थोड़ा सा बने हैं, क्यों यहाँ पे राप्ती नदी के मगरमच्छों की यहाँ पर बात यहाँ पर हो रही है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए हाल ही के अध्ययन के अनुसार यहाँ पे अवैध मत्स्यन के रेत खनन जैसे मानव जनित खतरों के कारण दक्षिण मध्य नेपाल में चितवन नेशनल पार्क, ठीक है, चितवन नेशनल पार्क में रहने वाली राप्ती नदी के मगरमच्छों में के लिए यहाँ पे खतरा पैदा हुआ है। साथ ही बिहार के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो राज्य का एकमात्र आपका बाघ अभ्यारण्य भी है से ये लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चितवन नेशनल पार्क और वाल्मीकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व ये एक दूसरे से लगे हुए हैं और इसमें पाई जाए जो नदी यहाँ से में बहती है वो है राप्ती नदी, जिसमें पाए जाने वाले मगरमच्छों के लिए समस्या उत्पन्न हुई है। अब थोड़ा सा जानकारी इसमें ले लेते हैं।
1973 में देखिए चितवन नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। नेपाल का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें एकल सींग वाले एशियाई गैंडों को भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो आबादी यहाँ पर है। इसके अलावा सीएनपी के स्थानीय जाति नदी पर निर्भर समुदायों को आजीविका के अवसरों के साथ प्रभावी संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रमों में एकीकृत करने और प्राथमिकता देने की भी यहाँ पर आपको सिफारिशें की गई हैं। इसमें साथ ही साथ देखा जाए तो मगरया आपको कह सकते हैं कि मार्श मगरमच्छ विश्व भर के पाए जाने वाले मगरमच्छों की 24 मौजूदा प्रजातियों में से एक है। तो एक चीज और कि मगरमच्छों की कितनी प्रजातियां हैं वैश्विक स्तर पे 24, ठीक है, जिसमें से ये जो प्रजातियां हैं उसको जो पाई जाती है यहाँ पे राप्ती नदी में वो कौन सी है, मगरया मार्श मगरमच्छ से हम कहते हैं। देखा जाए तो ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल और ईरान यहाँ पर आपको चार अलग अलग देशों में यहाँ पर इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। आईयूसीएन की अगर हम लिस्ट की यहाँ पर बात करें तो इनकी रेड लिस्ट की सूची में है सुभेद्य श्रेणी में, देख लीजिए यहाँ पे सुभेद्य श्रेणी में इन्हें यहाँ पर शामिल किया गया है और इसे वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के तहत परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। उसी तरह आपको वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इन्हें शामिल किया गया है। राप्ती नदी महाभारत की पहाड़ियों और हिमालय की निचली श्रृंखला से निकलती है और सीएनपी उत्तरी सीमा के साथ यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिम की ओर आपको प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो हम एक स्थिति की बात की जा रही है कहां से कहां तक। ये नेपाल है, ठीक है, नेपाल में ये वाला एरिया है, ठीक है, जिसे यहाँ पर हमने बड़े मैप के थ्रू यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको पड़ता है चितवन नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको इंडिया लगता है, बिहार का है, कहीं से आपको वाल्मीकि रिजर्व यहाँ पे से लग जाता है। ये आपको एक बड़े एरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये चितवन नेशनल पार्क का एरिया आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे ये जो नदी है आपको देखने को मिल रही है ये ईस्ट रिवर, यहाँ पर आपको ईस्ट राप्ती जो रिवर है, नदी जो है वो यहाँ पर आपको बहती हुई दिखाई देती है। और इसी एरिया में यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर नदी भी यहाँ से बह के निकलती है, यहाँ से आपको मगरमच्छ भी आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पर खनन और प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण आपको समस्या हो रही है वर्तमान, ठीक है। चलिए ये मगरमच्छ हैं जिनकी बात यहाँ पर की जा रही थी, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे देखिए एक नए तरीके का, ये आप एक इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। ये लगातार जब भी आप सड़कों के किनारे आप देखते हैं डिवाइडर की एक स्थिति बनाई जाती है, उसके साथ साथ वहां पर रेलिंग्स बनाई जाती है जो कि मूलतः स्टील या लोहे की होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये जो रेलिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बैम्बू की बनाई गई है अर्थात बांस की यहाँ पे बनाई गई है और इस तरीके की ये पहला प्रयास है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह की चीजें हैं, कहाँ पे हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हाल ही में ये जो बैम्बू क्रैश बैरियर यहाँ पर बनाए गए हैं यह महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाली वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर का लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है। तो विश्व में पहले तरीके की ये घटना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस तरह की चीजें थोड़ी सी हाईलाइटेड हो सकती हैं। ये महाराष्ट्र में लगाया गया है, 200 मीटर तक का है, तो अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रों को जोड़ने वाला है, 2 अलग अलग जिलों को जोड़ने वाला है और इसे कहा जाता है बहुबल्ली नामक बैम्बू क्रैश बैरियर का विभिन्न सरकारी संस्थानों में परीक्षण यहाँ पे किया गया है। इसे फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान क्लास 1 का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। सुरक्षित दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको काफी बेहतर है क्वालिटी वाइज भी। इसे भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा भी मान्यता दी गई है। यह क्रैश बैरियर स्टील का एक सही विकल्प यहाँ पे प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी यहाँ पर समाधान करता है। आईआरसी देश के हाईवे इंजीनियरिंग की शीर्ष संस्था है और आईआरसी की स्थापना वर्ष 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर यहाँ पर की गई थी, जिसे भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित जयकर यहाँ पर समिति 1927 के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला यहाँ पर है पृथ्वी की 5वीं परत के बारे में। एक नई परत यहाँ पर खोजी गई है। अभी तक आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में एक आपको इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है, ये आप इमेज यहाँ पर पढ़ते हैं जिसमें आप कहते हैं कि भाई सबसे ऊपर यहाँ पर से लेकर आपको नीचे तक यहाँ पर कोर मेटल जैसी परतें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी यहाँ पर देखा जाए तो आपको मेटल है, कोर है, यहाँ पर आपको उनके बीच अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको समस्याएं भी आती हैं, लिथोस्फीयर भी आपको है। तो ये सारी जो घटनाक्रम के बीच की एक स्थिति यहाँ पर खोज निकाली गई है, उसे कहा गया कि यहाँ पर एक और परत आपको देखने को मिलती है। कौन सी परत की यहाँ पर बात की जा रही है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कहाँ पर पाई गई है और कैसी स्थिति में है।
तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक का है कि 650 किलोमीटर आंतरिक क्रोड त्रिज्या, जो 2100 किलोमीटर के अंतर्गत एक पांचवी परत, जिसे एक नई परत के तौर पर एक आंतरिक क्रोड, इंटर मोस्ट इनर कोड की यहाँ पर अंतरतम आंतरिक कोड के अस्तित्व की यहाँ पर पुष्टि की गई है। ठीक है, तो पांचवी परत की खोज जो होती है उसे नाम क्या दिया गया है, अंतरतम आंतरिक क्रोड, इंटर मोस्ट इनर कोड्स के तौर पर। देखा जाए तो वर्तमान समय में आप 4 परतों के बारे में पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेटल, बाह्य तरल कोड और आंतरिक ठोस क्रोड को यहाँ पर आप जानते हैं। अब इसमें पांचवी परत को यहाँ पर खोजा गया है। जो पांचवी परत की यहाँ पर बात की गई है, ये कहा गया है कि लोहा और निकल के समान सामग्री से ही ये बना हुआ है, और दोनों के बीच मुख्य अंतर ये है कि इनके परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे अलग तरह के होने से ठोस संरचना का यहाँ पर निर्माण हुआ है। ये परत आंतरिक कोड के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग दिशा में निर्मित और विकसित हो सकती है। तो देखा जाए तो जो मूलभूत अंतर, जो इसे पांचवी परत की जो संज्ञा दी गई है, उसके पीछे का कारण क्या है, किस तत्वों से मिलकर बनी है, इनके परमाणुओं की संख्या यहाँ पर आपको भिन्न है, और साथ ही ये अलग दिशा में निर्मित और विकसित यहाँ पर हो सकते हैं। देखा जाए तो 2002 में यह प्रस्तावित किया गया था कि पृथ्वी में पांचवी परत हो सकती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक भूकंपी तरंगों पर निर्भर है। ये तरंगे विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर अलग तरह के व्यवहार करती हैं, जैसे कि गर्म सामग्री से गुजरते समय धीमी गति से गुजरती हैं। इन विश्लेषण के अनुसार अंतरतम आंतरिक क्रोड घूर्णन अक्ष ध्रुव से ध्रुव तक और विश्वतीय तल ध्रुवों के लंबवत के बीच एक बिंदु पर भूकंपी तरंगों को धीमा कर देती हैं, और इसके विपरीत आंतरिक क्रोड का बाहरी जो आवरण है वो केवल भूमध्य रेखीय तल में तरंगों को धीमा करता है। तो जो बेसिक जो यहाँ पे डिफरेंसेस है वो भी यहाँ पर आपको देख लीजिए कि जो ये अंतरतम आंतरिक कोड की यहाँ पर बात की गई है, ये आपको क्या है, इनकी जो भूकंपी तरंगों को ये क्या होती हैं, धीमा कर देती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर यहाँ पर देखा जाए तो भूकंपी तरंगों को ये धीमा कर देंगी विश्वसीय तल और क्रोड घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। ये यहाँ पर बात यहाँ पर की गई है, तो आपको देख सकते हैं, ये आपको जो आप बात करते हैं कोर, क्रस्ट, मेटल और इनर और आउटर यहाँ पर, तो इन्हीं के बीच यहाँ पर क्रोड के बीच के एक भाग के तौर पर यहाँ पर इनकी खोज की गई है, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, जो कि ठीक है, तो यहाँ पर करीब 650 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर इसकी खोज की यहाँ पर आपको बात की गई है, जो कि एरिया यहाँ पर करीब ये वाला जो एरिया है यहाँ पर इसकी खोज की गई। चलिए बात करते हैं एक और घटना जिसके बारे में आप लगातार पढ़ते हैं भूगोल में, अल नीनो और ला नीना की घटनाएं। ये दोनों क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे चर्चा का विषय बनी है। तो देखिए यहाँ पे अल नीनो के संदर्भ में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला नीना के लगातार 3 वर्षों के पश्चात आने वाले माह में एल नीनो की घटना घटित हो सकती है, और एल नीनो में ला नीना के विपरीत पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में जल के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता देखी जाती है। जहां आमतौर पर ला नीना जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्र में ठंडे जल को लेकर आता है, और उस घटना के एक साथ घटित होने पर अल नीनो जो है वो दक्षिणी दोलन कहा जाता है, और एल नीनो का भारत में ग्रीष्म काल और कमजोर मानसून वर्षा के साथ उच्च संबंध यहाँ पर रहता है। तो भारत में जब भी घटनाक्रम होता है, अर्थात जब भी भारत में देखा जाए तो आपको एल नीनो की यहाँ पे जो घटना होती है, तो इसके बाद जो एल नीनो आता है उसकी घटना, उसके कारण अगर देखा जाए तो भारत में हमेशा जो मानसून जो रहता है वो देरी से आएगा और कमजोर रहता है, और इसके कारण देखा जाए तो कृषिगत स्थितियां जो होती हैं वो काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसमें फसलों में लेट लतीफी होती है, सिंचाई की संबंधी समस्याएं होती हैं, भूमिगत जलों की भी कई क्षेत्रों में यहाँ पे सूखा की स्थिति भी डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको एल नीनो की घटना के कारण होता है, जो भारत में इस तरह की घटना यहाँ पर डेवलप होती है। तो देखिए यहाँ पे एल नीनो की जो घटना है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी जो समुद्र की सतह का गर्म होने और समुद्र की सतह का तापमान औसत तापमान से अधिक होने की स्थिति है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि दो पूर्वी पवनें जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं या विपरीत दिशा में यहाँ पर बहने लगेंगी। इसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह की जो घटना हुई थी पहली बार 1600 में के दशक में पेरू के मछुआरों के द्वारा इसे देखा गया, और पहली बार पहचाना गया था, और यह परिघटना को ला नीना की तुलना में आपको देखा जाता है।
इसके प्रभाव के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर दो दक्षिण अमेरिकी अत्यधिक वर्षा, जो तटीय क्षेत्र और कटाव की स्थिति होती है, जैसे कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देखा जाए तो वनाग्नि की घटनाएं हैं। तो अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं समुद्र की सतह गर्म होगी, समुद्र की सतह का तापमान औसत तापमान से अधिक होगा और पूर्वी पवनें जो होती हैं वो कमजोर हो जाएंगी और विपरीत दिशा में बहने लगेंगी। और जब इस तरह की घटनाक्रम यहाँ पर होता है तो यहाँ पर आपको ये जो घटना यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये आपको यहाँ पर एल नीनो की घटना आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर आपका इसका गर्म होना, गर्मों के ऊपर उठना, ऊपर उठने के साथ यहाँ पर विपरीत दिशा में बहने की स्थिति। और जब भी यहाँ पर ऐसी घटना होगी तो दो अलग अलग क्षेत्रों में दो अलग अलग तरह की घटनाएं होंगी। देखिए, जब यहाँ पर आपको पूर्व की दिशा में इस तरफ यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ बहना एल नीनो की जो घटना होगी, तो यहाँ पर क्योंकि जो विपरीत दिशा में जाने के कारण क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, आना अगर इसे इस तरफ चाहिए था, जो कि सामान्य हालत में आना चाहिए था और यहाँ पे वर्षा और इत्यादि चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ये आपको विपरीत दिशा में जाने के कारण यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है, बहुत ज्यादा वहां पे वर्षा होती है और कटाव, तटीय कटाव इत्यादि की स्थिति भी देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में देखें तो यहाँ पर क्योंकि वर्षा उधर चली गई तो इधर आपको सूखे की स्थितियां हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्रों में। और साथ ही अगर देखा जाए तो दक्षिण और मध्य अमेरिकी पश्चिमी तट के समीप पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे जल की यहाँ पर अपवेलिंग में कमी हो जाती है इसके कारण, क्योंकि अब वहां पे पानी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके कारण यहाँ पर जो चीजें वहां पर उस टाइम उन्हें मिलना चाहिए वहां उस पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और कमजोर मानसून से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ पर आपको सूखे की स्थिति बन जाती है। तो ये आपको एल नीनो की यहाँ पे जो घटना होती है उसके परिणाम। इसके साथ यहाँ पे दूसरा एक आता है, इसी का एक और प्रभाव एक और बनता है जिसको हम कहते हैं ला नीना। ला नीना क्या होता है, इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसे हम एल वियोजो एंटी एल नीनो या बस एक शीतकालीन घटना भी हम इसे कहते हैं। भूमध्य रेखा के निकट सामान्य पूर्वी पवनें और मजबूत हो जाती हैं इसमें, और एल नीनो जो आमतौर पर एक वर्ष में अधिक समय तक नहीं रहता है, कि विपरीत इसकी अवधि 1 से 3 वर्ष तक यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये उससे उल्टी एक घटना है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको भूमध्य रेखा के देखा जाए तो सामान्य पूर्वी पवनों की एक घटना है, ये लगातार आपको देखने को मिलती है। ये घटना यहाँ पर आपको लगातार ऐसे ही देखने को मिलेगी। और एक जो व्यापारिक जो पवनें हैं वो पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर देखें तो आपको चलने लगती हैं। ये यहाँ पर एक वार्म क्षेत्र बनता है, गर्म आपका क्षेत्र यहाँ पर आपको बन जाता है, और इंडोनेशिया और कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के रीजन में। और इस तरह से अगर आप देखें तो शीतकाल में इस तरह के गर्म क्षेत्र के बन जाने के कारण आपको जो पूर्वी पवनें होती हैं वो इस दिशा में बहने की ओर लगती हैं, और इसके कारण ये स्थिति आपको 1 से 3 साल तक यहाँ पर ऐसी बनी रह जाती है। और जब भी ऐसी घटना होगी तो इसके प्रभाव क्या होंगे। देखिए, प्रभाव क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश, ऑस्ट्रेलिया में भयावह बाढ़ की स्थिति आती है, दक्षिण अमेरिका में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति हो जाती है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर अपवेलिंग में वृद्धि होती है जिससे पोषक तत्वों को भरपूर ठंडा जल यहाँ पर आ जाता है। तो ठीक वैसा ही अर्थात उसके विपरीत होगा। जो काम हम देख रहे थे एल नीनो में हो रहा था दक्षिणी अमेरिकी तटों पर, और उसके विपरीत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्रों में, उसी के विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पर अब बारिश यहाँ पर बहुत होने लगी, तो यहाँ पर आपको सूखे की स्थिति हो गई। कूल एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंडे जल का क्षेत्र बन जाता है, जिससे आपको पोषक तत्वों की यहाँ पे आपूर्ति शुरू हो जाती है। तो ये आपको घटनाक्रम आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगला। एक चीज और यहाँ पे दी गई है, महासागरीय नीनो सूचकांक या पूर्व मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य समुद्री सतह के तापमान विचलन के संदर्भ में यहाँ पे इसे दर्शाया जाता है। यह वह मानक साधन उपाय है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष एल नीनो प्रकरण का निर्धारण, अनुमान और पूर्वानुमान यहाँ पर किया जाता है। अगला यहाँ पर देखिए, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर वर्ष के तौर पे मनाया जाने वाला, और इसमें अगर देखा जाए तो नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2023 यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो पृथ्वी ग्रह पर देखा जाए तो नदी प्रणालियों के महत्व के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है। और इसे एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में 14 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। इस वर्ष की जो दिवस के कह सकते हैं, ये 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो बांधों के खिलाफ नदियों, जल एवं जीवन हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में इसे मनाया गया। प्रमुख बिंदु क्या रहे, थीम इस बार की थी नदियों का अधिकार। यह नदियों को राष्ट्रीय खजाने के रूप में नामित करने की मांग करता है। इतिहास के संदर्भ में थोड़ा सा अगर देखें तो 1997 में कुटिरबा
ब्राजील में आयोजित बांध प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों के खिलाफ और नदियों एवं जल एवं जीवन हेतु यहाँ पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस की यहाँ पर स्थापना की गई थी। बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस को ब्राजील के बड़े बांधों के खिलाफ कार्यवाही दिवस पर 14 मार्च को मनाया जाएगा। महत्व के संदर्भ से देखें तो यह मानव जीवन को बनाए रखने हेतु तो नदियों के महत्व को भी यहाँ पे दर्शाता है। साथ ही देखा जाए तो नदियां अन्य मीठे जल के जलाशय, कृषि, पीने के लिए स्वच्छ जल इत्यादि की यहाँ पर आपूर्ति करते हैं। लेकिन अगर देखें तो आम लोगों और उद्योगों के द्वारा दोनों के द्वारा इसका प्रदूषण संदूषण यहाँ पर लगातार बढ़ा है। पिछले कई सालों से लगातार देखें तो नदियों का जल जो होता है वो दूषित हुआ है, जिसमें मानव भी जिम्मेदार है, औद्योगिक गतिविधियां भी यहाँ पर आपको जिम्मेदार है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय बिंदु यहाँ पे साफ जल तथा आसमान तक पहुंच मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि मीठे जल के प्रदूषण में वृद्धि का यहाँ पर मूल कारण है। एक योजना यहाँ पर आई है जिसे हम कहते हैं ओ स्मार्ट योजना। क्या है ये ओ स्मार्ट योजना? देखिए, सरकार ने 5 वर्ष की अवधि जो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक यहाँ पर चलने वाली है, इस दौरान महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संस्थान, प्रतिरूपण और विज्ञान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ओ स्मार्ट यहाँ पे नाम दिया गया है, के कार्यान्वयन के लिए 2170 करोड़ रुपए की राशि को यहाँ पर आवंटित किया गया है। इसके अलावा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कई कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, जैसे कि एग्रो यहाँ पे फ्लोट्स, एक्सबीटी, एक्ससीटीडी, वेब राइडर बॉय, स्वचालित मौसम स्टेशन, डिफ्टर्स, मूरेड बॉय, टाइस गेज, ध्वनिक डॉपलर, धारा प्रोफाइलर सहित विभिन्न महासागर अवलोकन प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाए गए हैं। डेटा का उपयोग देखिए इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से महासागरीय डेटा कलेक्ट किया जाएगा और महासागरीय जो डेटा का उपयोग सुनामी की आरंभिक चेतावनी देने के लिए, तीव्र तूफान की स्थिति बताने के लिए, संभावित मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान लगाना, हानिकारक शैवालों को यहाँ पर देखा जाए तो शैवाल जो वृद्धि, प्रवाल भित्ति, बहुजोखिम भेद्यता, तटीय भेद्यता सूचकांक, हाई वेव अलर्ट, तेल रिसाव की खोज, बचाव अभियान आदि के संदर्भ से इनका उपयोग किया जाएगा। मॉडल इन हाउस परिचालित होंगे। विभिन्न हितधारकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन के आधार पर डेटा इसमें प्रदान किया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो प्रौद्योगिकी और नीतियों का इसमें प्रसार करने का कार्य किया जाएगा और नियमित आधार पर तटीय सर्वेक्षण, गहरे समुद्र में परिभ्रमण और जन जागरूकता अभियान संबंधित यहाँ पर पहलों को कार्य या इस तरह की यहाँ पे गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चलिए, गिद्धों पर एक समकालिक यहाँ पे सर्वेक्षण की स्थिति इसमें देखी गई है। जो फरवरी 2023 में देखा जाए तो पक्षियों पर की गई पहली समकालिक जनगणना के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में 246 गिद्ध यहाँ पर वर्तमान समय में विद्यमान है। यह सर्वेक्षण देखा जाए तो केरल वन्यजीव विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ पश्चिमी घाट के चुनिंदा जो है क्षेत्रों में किया है। चलिए बात कर लेते हैं कि सर्वेक्षण की यहाँ पर मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं। देखिए, इस तरह के जो सर्वेक्षण होते हैं खासकर पहली बार हो रहे हैं या जो डेटा यहाँ पे आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के डेटा आपको काफी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यह सर्वेक्षण आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, केरल में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व तथा कर्नाटक में नागरहोल टाइगर रिजर्व सहित यहाँ पे आसपास क्षेत्रों में किए गए। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी दी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनके नाम और इनके क्षेत्र की जानकारी दी गई थी, इन पर भी नजर यहाँ पे जरूर बना के रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जानकारी दी गई है क्या क्या रहा इसमें। देखिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में कुल 98, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 2, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में 52, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 73, नागरहोल टाइगर रिजर्व में 23 यहाँ पर गिद्ध देखे गए। अब यहाँ पे देखिए क्रम और नंबर्स ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पर आपको मिलान, सूची इस तरह की चीजें पूछेंगे या डेटा के आधार पर कहेंगे कौन सा गलत सही है, तो वहां पे नंबर्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा स्वयंसेवकों द्वारा सफेद पूंछ वाले गिद्ध 183, लंबी चोंच वाले गिद्ध 30, लाल सिर वाले गिद्ध 28, मिस्र के गिद्ध 3, हिमालयन ग्रिफॉन 1, सिनेरियस गिद्ध 1 यहाँ पर आपको देखे गए तथा अलग अलग प्रकार की प्रजाति के गिद्धों को भी यहाँ पर देखा गया। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक दवा के संपर्क में आने के कारण गिद्धों में 2000 के दशक में विनाशकारी गिरावट देखी गई थी, जिसे मुख्य रूप से मवेशियों के दर्द निवारक के रूप में हम प्रयोग करते थे। और विशेषज्ञों का मानना है कि जंगली शव की उपलब्धता में वृद्धि और गिद्धों को पनपने में मदद करने के लिए यहाँ पर आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। अब यहाँ पे देखिए,
गिद्धों के संदर्भ में कुछ और यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियों के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, भारत में जो प्रजातियां यहाँ पर गिद्धों के संदर्भ में पाई जाती हैं उसमें है ओरिएंटल व्हाइट बैक लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्ड, सिनेरियस और यूरेशियन क्रिफॉन। इन 9 प्रजातियों में अधिकांश जो है विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है सभी पर। इसमें बियर्ड लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यहाँ पे संरक्षित हैं और बाकी जो है वह अनुसूची 4 के तहत यहाँ पे संरक्षित है। आइए बात करते हैं गिद्धों के संदर्भ में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए, बड़े जो होते हैं यहाँ पे मरे हुए जीवों को खाने वाले जो पक्षी हैं, इनकी 22 प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से आपको उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पर इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ये प्रकृति के अपशिष्ट संग्राहक होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे पर्यावरण को अपशिष्ट यहाँ पे मुक्त रखने का भी काम करते हैं, क्योंकि सड़ी गली चीजें बॉडी को यहाँ पर खाकर नष्ट करने के तरीके से काम करते हैं। तो एक तरीके से काफी कह सकते हैं कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में यहाँ पर इनका एक योगदान है। वन जीव की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी गिद्ध यहाँ पर, क्योंकि सड़ी हुई चीजों से आपको अलग तरीके की बीमारियां कीटाणु हो सकते हैं, तो वहां पर उनको खाकर उनको सफाया करके एक तरीके से अन्य रोगों को पनपने से रोकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको अलग अलग प्रकार के जो हमने कहा कि 9 आपको प्रजातियां हैं, वो 9 प्रजातियां यहाँ पर हैं, उनकी इमेजेस हैं और ये IUCN की यहाँ पर इनकी स्टेटस भी दिया गया है। जैसे कि ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर जो है, जो कि आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में यहाँ पे शामिल है, वो ये यहाँ पे इनकी इमेज दी गई है। दूसरा है स्लेंडर बिल्ड वैल्यूड वल्चर जो है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में आपको शामिल है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो है, ये आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इजिप्शियन जो वल्चर है, ये वाला आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का जो है, ये इंडेंजर्ड सूची में है। रेड हेडेड वल्चर, जिनका जो सर होता है वो रेड कलर का है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन ग्रिफॉन वल्चर जो है, वो आपको देखा जाए तो लीस्ट कंसर्न में आपको आते हैं। हिमालयन ग्रिफॉन जो है वो नियर थ्रेटेंड में आते हैं। सिनेरेसियस वल्चर जो है वो नियर थ्रेटेंड में है और यहाँ पे बियर्ड वल्चर जो है वो आपको नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पे 9 आपके सूची है जो कि अलग अलग आपके गिद्धों की और उनकी IUCN रेड लिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि इनके लिए खतरा और अन्य प्रकार की समस्याएं क्या हैं। देखिए, मानव जनित गतिविधियां, प्राकृतिक आवासों को नुकसान, भोजन की कमी और दूषित भोजन, ये यहाँ पर एक बड़ी समस्या है गिद्धों के लिए, जो उनकी कह सकते हैं उनकी प्रजातियों के नष्ट होने का एक बड़ा खतरा यहाँ पर रहता है। इसके अलावा विद्युत लाइनों से करंट लगने वाली समस्याएं भी वहां पर देखी जाती है। संरक्षण के संदर्भ देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना 2020 से 2025 की यहाँ पर प्रारंभ किया है। यह डिक्लोफेन का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और गिद्धों के मुख्य भोजन मवेशियों के शवों को विषाक्त होने से यहाँ पे रोका जाएगा। साथ ही देखा जाए तो भारत में गिद्धों की मौत के कारणों का अध्ययन करने के दृष्टिकोण से 2001 में हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध देखभाल केंद्र भी स्थापित किया गया है। 2004 में देखा जाए तो VCC को भारत में पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो इसे आप वर्तमान समय में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र के नाम से जानते हैं, जो कि आपके हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखना है। वर्तमान में 9 गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हैं, जिनमें से 3 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे प्रशासित किए जाते हैं। अगला यहाँ पे है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, और तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भारत में पहली बार यहाँ पर दुर्लभ कीट प्रजाति यहाँ पर पाई है। इसे आखिरी बार 127 वर्ष पहले 1893 में श्रीलंका में यहाँ पे देखा गया था। और माई मोसे मिया सिलोनिका एक कीट प्रजाति है जो उपप्रजाति अग्रिस्टिन और नोक्टुइडे समूह से यहाँ पर आपको संबंधित है। केएमटीआर को वर्ष 1988 में देखा जाए तो मौजूदा सन्निहित कलक्कड़ और मुंडनथुराई वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया था और कलक्कड़ मुंडनथुराई को तमिलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर घोषित किया गया। यह पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित है और इसमें आर्द्र सदाबहार वन है। 14 नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र भी यहाँ पर है। यह अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN के द्वारा भारत में पौधों की विविधता और स्थानिकता के 5 केंद्रों में से यहाँ पर एक माना है।
और बाघों के अतिरिक्त इस वन में अगर देखा जाए तो सांभर, चित्तीदार हिरण, हाथी, तेंदुए, जंगली कुत्ते, बड़ी संख्या में पक्षियों की यहाँ प्रजातियां और सरीसृप इत्यादि आपको जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखें तो आप काफी संपन्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका तमिलनाडु का एरिया है जहां पर आपको अलग अलग प्रकार के जीवों के संरक्षण के संदर्भ से यहाँ पर आपको काम किए जा रहे हैं। जैसे आप इन एरियाज को देखें तो पुल्लर यहाँ पर आपको पुलिकट यहाँ पर लेक है जो बर्ड सेंचुरी के तौर पे यहाँ पर है। इसके अलावा आपको वेदांतंगल है, बर्ड सेंचुरी है, करिकल है, बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आपको है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ओसुडू लेक बर्ड सेंचुरी आपको है। तो काफी सारी यहाँ पे देखा जाए तो आपको बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यमंगलम, यहाँ पर सत्यमंगलम जो आपका वाइल्ड लाइफ यहाँ पर सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा मुडुमुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कोडकलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको है। तो काफी सारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु में आपको अच्छे खासे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी आप इन हिस्सों में देखने को मिलेंगे। तो इनको यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ आपको पाई जाती हैं। यहाँ पे कलक्कड़ है, जो मुथुमुलाई है, मुथुमराई और कलक्कड़ यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में आपको पाई जाती है, जिसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे कन्याकुमारी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी यहाँ पर बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको ये तमिलनाडु के एरियाज में आपको देखने को मिलती हैं। इनको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर अगला आता है, सुर्खियों में रहे भौगोलिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। कौन कौन से यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण स्थल हैं, किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर इनकी उपस्थिति है देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जर्मनी यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है भौगोलिक दृष्टिकोण से। क्यों चर्चा का विषय रहा है? क्योंकि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में कुछ समय पहले यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। इस तरह की काफी सारी घटनाएं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर होती रही हैं। थोड़ा सा ऐसी स्थितियों में आपको ऐसे भौगोलिक जो क्षेत्र चर्चा का विषय किसी कारण से रहते हैं उनकी थोड़ी भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने इसको डिस्कस करना है। जैसे कि इसकी राजनीतिक जो सीमाएं हैं, तो देखा जाए तो इसका जो ये आपका जर्मनी है, ठीक है, ये आप जर्मनी से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो इसके चारों ओर आपको उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है, डेनमार्क है, जो देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ सी आप देख सकते हैं, बाल्टिक सागर जो इसका उत्तरी यहाँ पर आपको सीमा है, और डेनमार्क है, ये आपको उत्तरी कह सकते हैं सीमा इसकी है। इसी तरह पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस यहाँ पर आपका क्षेत्र आपको आता है। दक्षिण में देखें तो आपको स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के जो रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पर आपको चेक रिपब्लिक और पोलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इनकी जो सीमाएं हैं आप देख सकते हैं, बाल्टिक सागर, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्थ सी आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। नॉर्थ में पोलैंड और रिपब्लिक आपको ईस्ट में है। दक्षिण में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया है, और पश्चिम में नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो कुछ रीजन जो आपको लगातार पूछे जाते हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर जर्मनी हमेशा यहाँ पे ज्योग्राफी में कुछ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लगातार इसको लेकर एक दो बार क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का सबसे बड़ा वनाच्छादित क्षेत्र है और यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा के पास दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर अवस्थित है। इसकी प्रमुख नदियां अगर जर्मनी की बात करें तो राइन, एल्बे और डेन्यूब है, और सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो आपका जुग स्पिट्स है। चलिए यहाँ पर एक चर्चा का एक अध्ययन यहाँ पे आया है कि भारत का समुद्री मत्स्यन के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक स्तर से यहाँ पे कम रहा है। तो इसको लेकर क्या है घटनाक्रम, क्या है ये जानकारी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये अध्ययन जो किया गया वो ICAR के द्वारा किया गया, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसमें CMFRI अर्थात केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, दोनों ने यहाँ पर इसका साथ में मिलकर के अध्ययन किया है। इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन का आकलन करना था। और कार्बन फुटप्रिंट जो होता है उसका मतलब यह है कि किसी गतिविधि या संगठन के द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा, और इसे आमतौर पर टन के माध्यम से यहां पर व्यक्त किया जाता है। देखिए जलवायु परिवर्तन में मत्स्यन का यहाँ पे क्या योगदान है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा जाए कि क्यों कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र का देखा और समझा जा रहा था। देखिए वर्ष 2016 में भारत ने 1 टन मछली का उत्पादन करने के लिए 1.32 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया था, और यह 2 टन के वैश्विक औसत से यहाँ पर कम है।
ठीक है। तो अर्थात 1 टन मछली उत्पादन के संदर्भ से आप 2 टन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ को उत्सर्जित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भारत का जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन था वो कितना था, 1.32 टन, और इसी कारण से वैश्विक स्तर से ये कम है। मत्स्य में बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत से ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। सक्रिय मत्स्य इस क्षेत्र में उपयोग होने वाले कुल ईंधन का 90% से अधिक खपत होता है, और इससे वार्षिक रूप से 4,934 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर उत्सर्जित होती है। भारी जालों का उपयोग करके मछलियां पकड़ने से वैश्विक स्तर पर उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है जितना कि विमानन उद्योग से यहाँ पर उत्सर्जित होता था। आप यहाँ पर विमान उद्योग, मछली उद्योग के एक समान यहाँ पर एक स्थिति देखने को मिलती है। काफी ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का मत्स्य उद्योग द्वारा किया जाता है। और भारी जाल समुद्री नितल से मछलियां खींचते हैं और इसे बॉटम ट्रॉलिंग भी यहाँ पर आपको कहा जाता है। समुद्री नितल पर जो जमा आपको तलछट होती है उनमें विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, और बॉटम ट्रॉलिंग के दौरान तलछट हलचल उत्पन्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड का ये उत्सर्जन करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर मत्स्य के प्रभाव को कम करने के कुछ उपायों को भी यहाँ पर चर्चा का विषय रहा है, जैसे कि आपको पता है होना चाहिए, जैसे कि क्या किया जा सकता है जिससे मत्स्य क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को हम कम कर सकें। देखिए, मत्स्य के लिए ईंधन की खपत को कम करने वाले और कम प्रभाव उत्पन्न करने वाले तरीकों को हम यहाँ पे अपना सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण को जो हानि पहुंचाने वाले ईंधन सब्सिडी को समाप्त कर दें, और मत्स्य के लिए ईंधन पर कर में छूट और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, मत्स्य की जो वैकल्पिक तकनीकों के लिए वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन भी हम यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं, और इसके माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फुटप्रिंट की जो एक स्थिति है उस पर हम और भी कम करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, कुछ और स्थल यहाँ पे देखिए चर्चा का विषय रहे, जैसे कि एक कंबोडिया है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। ये आपको क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंबोडिया का रीजन है, यहाँ से आपको यहाँ तक मैप में आप देखें, और यहाँ पर इसकी राजधानी है नोम पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चर्चा का जो विषय है कि कंबोडिया में जो आगामी चुनाव में लोकतंत्र और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित यहाँ पे किया जाएगा। कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, और यहाँ पे थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से यहाँ पर आपको घिरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये कंबोडिया है। इसके आपको यहाँ पर देखें तो इस साइड यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे आपको थाईलैंड है, यहाँ पे आपको वियतनाम आपको देखने को मिलेगा। इसकी समुद्री सीमा थाईलैंड की खाड़ी से यहाँ पर मिलती है। कंबोडिया में एक प्राचीन मंदिर है जिसको हम अंकोर वाट के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने यहाँ पे करवाया था, और इसका निर्माण जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। भौगोलिक अगर विशेषताओं की बात करें तो पिछला देखा जाए तो इनका निचला जो केंद्रीय जलोढ़ मैदान है वो भू परिदृश्य की एक विशेषता है। यह उच्च भूमियों और निचले पहाड़ों से आपको देखा जाए तो घिरा हुआ है। इनकी जो प्रमुख नदी है मेकांग नदी के नाम से जानते हैं। गंगा मेकांग परियोजना भी यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो झील है वो टोलने झील सैप झील है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, तो ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया की ताजे जल की सबसे बड़ी जो झील है वो था आपको कंबोडिया में है, जिसका नाम है टोनले सैप झील। इसके अलावा सबसे ऊंची जो चोटी है इनकी कार्डमम पर्वतों के नोम ओरल को यहाँ पर हम कहते हैं। चलिए, लास्ट यहाँ पे एक और टॉपिक आपको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच का यहाँ पर तीसरा सत्र फाइनली यहाँ पर संपन्न हुआ है। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने संयुक्त रूप से तीसरे एनपीडीआरए का यहाँ पे आयोजन किया था। इस बार के यहाँ पे आयोजन की जो मुख्य थीम थी, बदलती जलवायु में स्थानीय स्तर पर लचीलेपन का निर्माण। स्थानीय स्तर पर लचीलेपन के निर्माण के संदर्भ से देखा जाए तो यहाँ पे जलवायु संबंधी जोखिम और खतरों का पूर्वानुमान लगाने व आघातों को सहने में मदद मिलना, साथ ही दीर्घावधि में विकास के मार्गों को नया आकार देने, रूपांतरित करने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो लचीलेपन के निर्माण की मुख्य विशेषताओं के तौर पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा जो है वो अभी हम देखेंगे क्या है। 10 सूत्रीय एजेंडा स्थानीय क्षमता और पहलों के निर्माण पर यहाँ पर बल देना है। इसके साथ साथ भारत में आपदा प्रबंधन की प्रणाली में समाधान और रणनीति हमेशा स्थानीय रही है। इसका एक उदाहरण देखिए, कच्छ के भूंगा घर जो काफी हद तक यहाँ पर भूकंप से बचे रहे। इसके अलावा केरल के पारंपरिक घर जिन्हें नालुकेट्टू कहा जाता है, ये ढलान वाली छतों के साथ बनाए जाते हैं और ऐसी छतों में बाढ़ के दौरान जल भराव को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा नई तकनीकी के अनुसार आवासन और नगर नियोजन के स्थानीय मॉडल को विकसित करने की भी यहाँ पे आवश्यकता है।
घरों में जीवन काल, जल निकासी, सॉरी, जीव जीव वचन काल, जल निकासी, बिजली, जल अवसंरचना के लचीलेपन जैसे पहलुओं को विकसित करना। गांव और आस पड़ोस के स्तर पर युवक मंडल, सखी मंडल को शामिल करके स्थानीय भागीदारी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे बात की गई थी 10 सूत्रीय एजेंडे के बारे में, क्या है 10 सूत्रीय एजेंडा, यहाँ पर क्या क्या है, तो इसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच है, एनडीपीआरए, सॉरी एनपीडीआरआर, और यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण हमारे भविष्य की राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए एक रणनीतिक यहाँ पर रोड मैप भी प्रदान करता है। देखा जाए तो यहाँ पे 10 पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं। क्या क्या है? पहला, कि सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों के यहाँ पे अपनाना चाहिए। दूसरा, जोखिम कवरेज में गरीब परिवारों से लेकर एसएमईज तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को लेकर के राष्ट्र राज्यों की सभी को यहाँ पर शामिल करना होगा। तीसरा, अगर हम इसमें देखें तो महिलाओं का नेतृत्व तथा अधिक भागीदारी आपदा जोखिम प्रबंधन के केंद्र में यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ में सुधार के लिए विश्व स्तर पर जोखिम के मानचित्रण में यहाँ पर निवेश किया जाना चाहिए। इसमें आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रयासों को दक्षता को बढ़ाने के प्रौद्योगिकी को भी शामिल करना है। आपदा से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय का एक नेटवर्क विकसित करना। इसी तरीके से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपलब्ध कराया जाना और उनके माध्यम से अवसरों का उपयोग करना। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों के विस्तार के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का यहाँ पर सहारा लिया जाना। आपदाओं से सीखने के लिए प्रत्येक अवसर पर उपयोग करना चाहिए। उन्हें प्राप्त करने के लिए हर यहाँ पे आपदा को के बाद यहाँ पर सबक पर अध्ययन किया जाना चाहिए और आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो एक तरीके से आपदा जोखिम न्यूनीकरण को किस तरीके से कम किया जा सकता है आपदाओं को, उस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग प्रयास हैं, अलग अलग कार्य प्रक्रियागत चीजें हैं, जिसमें यहाँ पर देखें तो लोकल लोगों को भी इसमें शामिल करना है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को भी यहाँ पे शामिल करना है, सोशल मीडिया को भी शामिल करना है, स्थानीय उपायों को भी इसमें आपको शामिल करना है। देखा जाए तो भागीदारी को भी इसमें बढ़ाना है, वैश्विक समझ के माध्यम से सुधारगत स्थितियों को भी इसमें लेकर आना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एसएमएस को यहाँ पर भी इसमें शामिल करना। तो लगभग आप देखा जाए तो एक बहु प्रकारी प्रक्रियागत चीजें हैं जिसमें हर एक वर्ग का को जोड़ करके जो आपदा प्रबंधन की प्रक्रियागत चीजें हैं उन्हें कम करने का इसमें प्रयास आपको शामिल होते हुए देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने आपदा प्रबंधन और ज्योग्राफी और उसके साथ साथ थोड़ा एनवायरमेंट के एस्पेक्ट को भी इसमें देख लिया है, पढ़ लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के कुछ और घटनाक्रमों को लेकर यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका काम है, काम ये है कि देखिए इन वीडियोस को देखना जरूर है, रेगुलर रूप से पढ़ते रहना है, कोई यहाँ पर समस्या ना आए इस चीज का ध्यान रखें। करंट अफेयर्स यहाँ पर डिटेल्स इसीलिए आपको पढ़ाई जा रही है। डेली बेसिस से देखा जाए तो आपको क्लासेस कम से कम वीक में 5 दिन दिए जाएंगे और लगभग अराउंड आपको 1 घंटे की वीडियो आपको पर डे मिल रही है। अब इस 1 घंटे की वीडियो को आप मल्टीपल टाइम कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे वीडियो पूरी होती है, जिन जिन टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है उन टॉपिक्स को जीएस के माध्यम से एक बार रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी के बारे में आ गया तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़िए, ठीक है, क्या है ज्वालामुखी के संदर्भ से। इसी तरीके से यहाँ पर कोई अभ्यारण्य के बारे में आ रहे हैं तो वहां पे अभ्यारण्यों को एक बार थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा का विषय बन जाता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठनों के बारे में चर्चा का विषय बन रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा का विषय बन रहा है, अल नीनो ला नीना के बारे में आ रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वैसे भी तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजों को ऐड करके इसमें पढ़ा दिया है, लेकिन मेरे कहने का क्या मतलब है कि करंट पढ़ो, लेकिन करंट का जो सेगमेंट है उसको भी यहाँ पर एक रणनीति क्या है कि सिर्फ करंट यहाँ पे नहीं पढ़ना, करंट को पढ़ने के साथ साथ क्या करना है अपने जीएस के टॉपिक को इंटरलेट करके भी वहां पर अपनी जानकारी को यहाँ पर कह सकते हैं कि जीएस को भी तैयार करते चलना है। और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन देखिए कुछ भी आए, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आए, करंट या जीएस ओरिएंटेड क्वेश्चन है या करंट प्लस जीएस ओरिएंटेड, तीनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आप तीनों तरीके के क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो।
ठीक है। तो बाकी यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। जितने ज्यादा बच्चे इसे देख सकेंगे उतने ज्यादा लोगों को यहाँ पर आपको फायदा होगा। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक का काम यह है कि आज का काम इसे पूरा फिनिश करना है, नेक्स्ट वीडियो तक आने तक आप इसे मल्टीपल टाइम इसे देख जरूर लें, उसका रिवीजन यहाँ पर जरूर कर लें। तो यहाँ पर ये आपका एक तरीके का होमवर्क भी रहेगा, ठीक है, ये एक तरीके का होमवर्क भी है, इसे देखना है और इसके बारे में आपको जीएस और करंट को रिवीजन भी यहाँ पर आपको करते चलना है। बाकी अगर कोई अन्य चीजें हैं परीक्षा से दृष्टिकोण से, अगर आपको कोई समस्या भी आ रही है, किसी चीज को लेकर परीक्षा में लेकर कोई दुविधा आ रही है, तैयारी को लेकर कुछ समस्या है, या अन्य कुछ भी आपको किसी भी तरीके कोई दिक्कत है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि अगर ताकि हम उस पर भी कोई वीडियोस के इत्यादि के माध्यम से आपको गाइड कर सकें, ताकि आप परीक्षा में किसी तरह की समस्या आपके साथ ना रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।